आज जो लड़ाई हम आपके साथ यहाँ कर रहे हैं, ये हम सड़क पे लड़ने वाले हैं आने वाले समय पे। लड़ाई नहीं है, बात है, रियलिटी है, देखिए, रियलिटी है। आपने जो भी बोला रियलिटी है। पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। अब ये खाली बैटल ऑफ आइडियाज नहीं रह गई है, अब ये बैटल ऑफ इनकी जो एक सोच है उसके ऊपर अब ये एक वो होगा, और ये सड़क तक अब ये लड़ाई जाने वाली है। आज वही कांग्रेस रिवाइव हुई है जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। तो मैं कांग्रेस के खिलाफ आप एक भी वीडियो मेरा दिखा दीजिए जहां मैं बोली हूँ, क्योंकि कभी बोल ही नहीं सकती कि दिल में कांग्रेस बजती थी। आप किसी से भी पूछते तो मुझे कभी कोई कांग्रेस को कहे कुछ तो हमें बुरा लगता था। आज लोगों में दोबारा से, और हमने ये फैसला अकेले नहीं किया, ये नम्रता शर्मा का फैसला नहीं है, कि नम्रता शर्मा के लोगों का फैसला है कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। इस वक्त जो एक हिटलर शाही की सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, अगर उसे हराना है, अगर वो जो आज धर्म की राजनीति की सरकार देश के अंदर चल रही है, अगर उस पार्टी को हराना है तो सबको एकजुट एक अम्ब्रेला के नीचे आना होगा। कि मणिपुर में इतना गंदा कार्य महिलाओं के साथ क्यों किया गया? क्या किसी जगह जहां पे महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो, वो जगह आप किस तरह कह सकते हैं कि सेफ हैंड्स में है? इसका मतलब महिलाएं इस रूल में, इस गवर्नेंस में बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रही हैं अपने आप को। देखिए, जम्मू की आप प्रीपेड मीटर्स की बात कर रहे थे, हालांकि मणिपुर बीच में मैं इसलिए लेके आई क्योंकि जो ये सरकार है, इसका कुशासन आज देश भर के अंदर फैला जा रहा है, और जिस तरह से ये फैलाना चाहते हैं, आज विपक्ष इकट्ठा होकर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नमस्कार, और मैं हूं अमित कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं नम्रता शर्मा जी। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल, कांग्रेस से शुरुआत करके आज फिर आप कांग्रेस पे ही आके खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके साथ जो मेरा सवाल, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले लगा लो, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में उसका असर देखने को मिला। बहुत बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में भागते हुए गए, और आज वो टाइम आ गया कि अचानक से वो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी से निकल के अलग अलग पार्टियों में चले गए। तो इसका क्या रीज़न रहा कि इतना टाइम भी वहाँ स्पेंड नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं दे पाए आम आदमी पार्टी को? संक्षेप में अगर बात करूं अमित जी, आपकी सारी बातों का मतलब मैं समझ चुकी हूँ, इतना तो सियासी अपना तजुर्बा है। संक्षेप में अगर बात करूं तो नम्रता शर्मा कांग्रेस परिवार की से बिलोंग करती थी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी बचपन से हमारी ग्रूमिंग ही कांग्रेस में हुई। मैं एनएसयूआई में रही, मेरे हस्बैंड एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में हमने काम किया, प्रदेश कांग्रेस में मैं सेक्रेटरी रही, जनरल सेक्रेटरी रही, एक लंबा सफर, और फिर पार्षद रही कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है थी, जो विचारधारा, उसके साथ नम्रता शर्मा हमेशा से खड़ी रही। कहीं भी गई हो, लेकिन उसने हमेशा कहा कि हम गांधी की आइडियोलॉजी के लोग हैं। उसी गांधी की जब हमने देखा कि कुछ लोग जो खाली स्टेट के अंदर नहीं कांग्रेस को, बल्कि केंद्र के अंदर भी कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे, और कुछ उसके रहते कुछ अंदर मन में मनभेद हुए, जिसके कारण हमने उस पार्टी से उस वक्त अलविदा कहा। शायद हमारी ही गलती रही होगी कुछ। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम अपने आप को भूला ही मानते हैं कि सुबह घर से निकले थे, आज शाम घर वापस आ गए हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से रजनी पाटिल जी का, अपनी बड़ी बहन का, जिन्होंने इतनी अच्छी घर वापसी कराई, अपने भाई का, वकार रसूल वानी जी का, जो आज अध्यक्ष हैं प्रदेश के, जो दोबारा से रिवाइवल करना चाहते हैं स्टेट के अंदर कांग्रेस को। और भारत जोड़ो यात्रा का जो असर आज आम आवाम के अंदर पड़ा, आज वही कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी के साथ नम्रता शर्मा थी, आज वो फिर उभरती हुई नजर आई है। आज बच्चों में, लोगों में यकीन हो गया है कि कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता। जो विचारधारा कांग्रेस की लेके, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिस कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, आज वो फिर भारत के लिए खड़ी है। और उस भारत के साथ, उस कांग्रेस के साथ आज नम्रता शर्मा, जिनका हमारा घर वापसी वेणुगोपाल जी ने, हमारे प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करवाई। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सबको उन्होंने घर वापसी करवाई, और अपने घर में आने का एक अलग ही असर है। आज हमारे लोगों में एक बहुत उत्साह है, बहुत खुशी की एक लहर है। देखिए, आम आदमी पार्टी की आपने बात की, आम आदमी पार्टी में जाने का भी यही कारण था कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि नम्रता शर्मा ने बीजेपी के साथ जाके हाथ मिला लिया कि वो
सरकार के अंदर है कि मुझे अपनी कुछ ऐसी मेरी मंशाएं रही होंगी या इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि मुझे फटाफट कुछ भागीदारी चाहिए राजनीति के अंदर, मैं आज ही मुझे एमएलसी नॉमिनेट कर देंगे या चेयरमैन बना देंगे, नहीं। नम्रता शर्मा तब भी एक संघर्ष करने वाली पार्टी के साथ गई। रही बात आम आदमी पार्टी की, हमने जो सोच के हम आम आदमी पार्टी में गए थे कि आम आदमी पार्टी, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में कुछ काम हुए, हमें लगा कि स्कूल की जिस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिस तरह से काम किए जा रहे हैं आम जनता के लिए, जम्मू के अंदर भी अगर एक चेंज लानी है तो एक चेंज वाली पार्टी। लेकिन जब गए हम वहां तो पता लगा कि जम्मू को लेके केंद्र की जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वही सीरियस नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां अगर जम्मू ने कुछ कह दिया या कश्मीर ने कुछ कह दिया तो नुकसान उन्हें सेंटर के अंदर होगा, और शायद वो अपने ही जो दिल्ली में उनके इतने सारी उलझने हैं वो उसी में उलझे पड़े हैं। उनका ध्यान पंजाब से हटके, पंजाब में जीतने का कारण आप ये ना मानिए कि वहां कारण ये था कि वहां जो जीत गए तो उसके बाद उनको लगा कि हम जम्मू में भी आ गए। लेकिन जब उन्हें लगा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत कठिन स्टेट है, तो फिर अगर किसी को केंद्र के अंदर आना है तो उसे जम्मू कश्मीर को समझना होगा, उनको दोनों को सामान्य आंखों से देखना होगा, और वो लीडरशिप नहीं दे पाए। यहाँ प्रभारी सह प्रभारियों का आना नहीं हुआ। शुरू में तो बहुत अच्छी, यहाँ पे जिन्होंने अपनी ऑफिस तक बंद कर दिया हो जम्मू के अंदर, उनका कितनी मंशा है जम्मू कश्मीर को बदलने की, वो आप समझ सकते हैं। तो जब मंशा ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में काम किया जाए, उस पार्टी के साथ कैसे रह सकता है कोई। तो संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी कि हम तो आम आदमी पार्टी में गए थे कि हम काम करेंगे, लोगों की समस्याओं का उधर कुछ उद्धार होगा, कुछ रिडर्सल होगा, हम एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां उस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ, मुझे नहीं लगता वो चुनाव को लेके भी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो इंडिया अलायंस है, मुझे नहीं लगता वो इतने ज्यादा यहाँ से। हम इससे पहले आपको, जब हमारा आपके साथ इंटरव्यू हुआ तो आपको याद होगा कि आपने कांग्रेस छोड़ने का रीज़न बताया था कि उनकी जो रणनीतियां हैं वो आपको, वो उस रणनीति के तहत आप उस कांग्रेस में नहीं रहना चाहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि देखिए, रणनीति के तहत नम्रता शर्मा ने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि कांग्रेस जिस हालात में रह गई है, मैंने आपको तब भी यही कहा था कि मेरा अगर देखा जाए, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ कांग्रेस। मेरी पूरी फैमिली कांग्रेस आइडियोलॉजी की, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात करूं तो हम वो लोग हैं, जब हम लोग रिफ्यूजीज फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो लोग हैं, वो परिवार है जो कांग्रेस को तब से समर्थन देता है। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली की नहीं हूँ, आइडियोलॉजी की बात नहीं की थी। मैंने कहा था कांग्रेस जिस तरह से वहां आज लीडरशिप थी, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या घमासान था। आज लोगों को समझ आने लगा है कि, और कांग्रेस के अंदर भी परिवर्तन हुआ है। आज जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा की है, तो लोगों को समझ आने लगा है कि कांग्रेस थी क्या और आज है क्या। आज वही कांग्रेस रिवाइव हुई है जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। तो मैं कांग्रेस के खिलाफ, आप एक भी वीडियो मेरा दिखा दीजिए जहां मैं बोली हूँ, क्योंकि कभी बोल ही नहीं सकती कि दिल में कांग्रेस बसती थी। आप किसी से भी पूछते तो मुझे कभी कोई कांग्रेस को कहे कुछ तो हमें बुरा लगता था, लेकिन हम कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, और मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जितने लोग बैठे हैं वो भी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। मजबूरी रही होगी उनकी कि वो भाजपा में जाके बैठे, लेकिन नम्रता शर्मा को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो बीजेपी जोड़े जाए। लेकिन हाँ, एक चीज और बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि अब आज के लीडर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी को तीसरी की तरफ जाते हैं, लेकिन इसका असर कुछ ना कुछ आपके सपोर्टर्स के ऊपर भी पड़ता होगा। उनके लिए भी होता है कि जब एक पार्टी, जो जिस पार्टी में आप जाते हैं वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आपका यू टर्न हो जाता है, आप किसी और पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो सपोर्टर्स के लिए भी थोड़ा, आप उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल। देखिए, मुझे बताइए, सपोर्टर जब किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी है लोगों को सर्व करना, लोगों की खिदमत करना। आइडियोलॉजी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वही होनी चाहिए। कांग्रेस की आइडियोलॉजी वही है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों की सेवा करना, वो मन में भाव रखना। हम उसी भाव के साथ गए थे। लोग जो हमारे साथ गए थे वो समझते हैं कि क्या मजबूरी रही होगी। आज लोगों में दोबारा से, और हमने ये फैसला अकेले नहीं किया, ये नम्रता शर्मा का फैसला नहीं है, ये नम्रता शर्मा के लोगों का फैसला है कि कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प है। इस वक्त जो एक हिटलर शाही की सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, अगर उसे हराना है, अगर वो जो आज धर्म की राजनीति की सरकार देश के अंदर चल रही है, अगर उस पार्टी को हराना है,
तो सबको एकजुट एक अम्ब्रेला के नीचे आना होगा। और मुझे लगता है एक लौता विकल्प जो है वो सिर्फ कांग्रेस है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अमित जी, आप समझ जाइए इस बात को कि आज जिस तरह से अगर मोदी दोबारा आता है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ से डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस तरह से कहा, ये भी हम कह सकते हैं कि मोदी एक पुतिन की फॉर्मूला पे चल रहा है। जिस तरह से 35 साल से वहां कभी पुतिन ने इलेक्शंस नहीं करवाए, हो सकता है कि 2024 के बाद इस देश के अंदर भी चुनाव ना हो, जिस तरह से जम्मू कश्मीर उस दौर से गुजर रहा है। तो अगर उस आइडियोलॉजी को फाइट करना है तो हमें सबको यूनाइट होना बहुत जरूरी है। और उसी यूनिफिकेशन के तहत हमने दोबारा से कांग्रेस का दामन थामा है। और कांग्रेस अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता मेरे जो लोग हैं। ये बात बहुत अच्छी है। आप दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास लोग उससे भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग आप बताइए कौन सा तबका है जो परेशान नहीं है? मुझे लगता है कि एक जो दिहाड़ीदार है उससे लेके आज जो इंसान मुलाजिम है सरकारी, हर इंसान परेशान है इनकी नीतियों से लेके। इसी सवाल के ऊपर इसी बात को लेके आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अगर इससे पहले हमने देखा कि विपक्ष जो था वो इतना मजबूत नहीं दिखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह अब ज्वाइनिंग हुई है, नहीं जानी, जो पुराने चेहरे दोबारा कांग्रेस में आए हैं, तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो मजबूत हुई है। और इसमें जो मौजूदा यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऑपोजिशन को देख के लगता है कि जब हमारी पहली पार्लियामेंट बनी, जब वहां पार्लियामेंटेरियंस गए, सांसद गए, जब पहली संसद लगी, तो उसमें नेहरू जी ने अपने साथ 5 विपक्ष के नेताओं को चुना और लिया। क्यों लिया गया? तब इनका जो ये कहते हैं हमेशा से, जिनका नाम लेते हैं यहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी लिया गया और जम्मू कश्मीर अफेयर्स उनको दिया गया। इस तरह से तमाम 5 नेता विपक्ष के लिए गए और उनको शामिल किया गया संसद के अंदर। अगर उस टाइम नेहरू जी सोचते कि इन लोगों की आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी के विपरीत है, मैं इनको संसद में नहीं लेता, तो शायद ये भारत आज वैसा भारत नहीं होता। आज जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो सोच है कि विपक्ष को खत्म कर देना है, विपक्ष को धराशायी करना है, चाहे उसके लिए जो मर्जी हथकंडे अपनाने पड़े, इवन नॉट कुछ भी रहे, मणिपुर हो, कुछ भी हो, हमें सिर्फ आके वहां पे उल्टी सीधी बातें करके समय बर्बाद करना है संसद का। तो आज देश जो तरक्की की राह पे आगे बढ़ा पिछले 70 सालों में, जो ये भाजपाई बिना आंखों वाले नहीं देख पाते, वो नहीं पहुंच पाता। सुई भी बनाने के काबिल ये देश नहीं था। आज अगर वो चंद्रयान पे पहुंचता है, एरोप्लेन्स बनाता है, तो देन तो कांग्रेस की है, पिछले 70 सालों की देन है। इन्होंने 5 सालों के, ये जो 9 साल है, ये बता दें कि जम्मू के अंदर क्या क्या किया इन्होंने। देखिए, सिवाय धर्म की राजनीति के इन्होंने देश को तोड़ा और कुछ नहीं किया। आज अगर सत्यपाल मलिक जी आके खुले में इतना कुछ कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसके पीछे है। क्यों नहीं उसका जवाब एक प्रेस वार्ता करके मोदी जी देते? नम्रता शर्मा को आज आप 10 कैमरा ले आइए, मैंने अगर पार्टी बदली है मैं जवाब दूंगी मैंने क्यों बदली है। मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे सकते एक प्रेस वार्ता में? उनको क्यों टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब आप जवाब देते हैं किसी बात का, उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए कि मणिपुर में इतना गंदा कार्य महिलाओं के साथ क्यों किया गया। क्या किसी जगह जहां पे महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो, वो जगह आप किस तरह कह सकते हैं कि सेफ हैंड्स में है? इसका मतलब महिलाएं इस रूल में, इस गवर्नेंस में बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रही हैं अपने आप को। देखिए, जम्मू की आप प्रीपेड मीटर्स की बात कर रहे थे, हालांकि मणिपुर बीच में मैं इसलिए लेके आई क्योंकि जो ये सरकार है, इसका कुशासन आज देश भर के अंदर फैला जा रहा है। और जिस तरह से ये फैलाना चाहते हैं, आज विपक्ष इकट्ठा होकर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और आपने देखा कल पार्लियामेंट के अंदर वो सिर्फ किस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, जिसका आज देश मांगता है, सुनना चाहता था कि मणिपुर पे क्या इनका उस पे विचार है। तभी वो सब इकट्ठे होके कल उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। हालांकि उन्हें पता था कि हमारे पास वो नंबर नहीं, हम जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो इकट्ठे हुए। अमित जी, बात ये है कि आज जो प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जो ये एलजी साहब आए हैं ना यहाँ पे, ये गाजीपुर वाले, उनको लगता है कि जम्मू के लोगों को जितना लूट सको लूट लो। आप प्रीपेड मीटर्स लगा के, उससे पहले आपने एक मीटर लगाए जिसको आपने कहा कि अब आपका बिजली का कट बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी हमारे जम्मू में 6-7 घंटे का रेगुलर कट है, अनशेड्यूल्ड कट किया जाता है, और प्रीपेड मीटर्स लगाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग चोर हैं बिजली के। मैं पूछना चाहती हूँ उस गाजीपुर वाले से कि आप कितना बिल देते हैं बिजली का? गवर्नर हाउस का कितना बिल है और आप जहां रहते हैं वहां कितने मीटर लगाए हैं? पूरे देश के अंदर प्रीपेड मीटर नहीं, फिर जम्मू वालों के ऊपर इतनी बर्बरता क्यों? जवाब पूछेगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से, रविंद्र रैना जी से, जो कहते हैं कि हम जम्मू का मुख्यमंत्री देंगे। क्या करेंगे आप? देखे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपकी जीभ सिली हुई है, आप वही बोलते हैं जो कठपुतली की तरह आपसे केंद्र से बुलवाया जाता है। आप कहते हैं टोल प्लाजा नहीं लगेगा, यहां लगता है।
आप कहते हैं डेली वेजेस पक्के होंगे, नहीं होते। आप कहते हैं ये लिस्टें क्रैश नहीं होंगी, सरकारी नौकरियां युवाओं को मिलेंगी, लिस्टें क्रैश होती है, करप्ट ऑफिसर्स मिलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप क्या कहते हैं? इस जम्मू कश्मीर का नक्शा बिगाड़ने आए हैं गाजीपुर वाले, लद्दाख को अलग कर दिया, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे जम्मू कश्मीर वाले, ये वो ध्यान रखें। ये चेतावनी है मेरी गाजीपुर वाले एलजी साहब को कि सुधर जाइए। इस तरह की बयानबाजी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी चोर कहना और कभी कहना कि आप आईफोन रखते हैं, आप 5G डाटा इस्तेमाल करते हैं, 2 मंजिला कोठी में रहते हैं, आप बंद कर दीजिए। हम लोगों की यहाँ हमने बहुत मेहनत से इस जम्मू कश्मीर को सींचा है, खून से सींचा गया है। आप आके बाहर से हमें बयानबाजी करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? हरगिज नहीं। मैम आखिरी सवाल, आपका जो आज का जज्बा देखा, जो आपने घर वापसी की है, बहुत ही जोर खोर और दम के साथ की है, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी का 50 का आंकड़ा का जो पार करने का जो सपना है, मुझे लगता है कि नर्मदा शर्मा जैसे जो लीडर अब जो कांग्रेस में वापसी जिन्होंने की है, तो उनके लिए कुछ मुश्किल होने वाली है। तो मैम अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनके वो 50+ के आंकड़े के बारे में कुछ। आज जो लड़ाई हम आपके साथ यहाँ कर रहे हैं, ये हम सड़क पे लड़ने वाले हैं आने वाले समय पे। लड़ाई नहीं है, बात है, रियलिटी है, ये रियलिटी है। आपने जो भी बोला रियलिटी है। पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। अब ये खाली बैटल ऑफ आइडियाज नहीं रह गई है, अब ये बैटल ऑफ इनकी जो एक सोच है उसके ऊपर अब ये एक वो होगा, और ये सड़क तक अब ये लड़ाई जाने वाली है। आज हर घर इनसे परेशान है। मेरे ऑफिसर्स IPS IAS उनको आप लगा देते हो जाके केरल कर्नाटका में डेपुटेशन पे भेज दिए और बाहर से लाके यहाँ पे बिठा दिए, जो ये सोच के आते हैं कि यहाँ चोर बैठे हैं। जो पहले ये सोच के आएगा कि यहाँ चोर बैठे हैं या चोरी करने आए हैं, वो क्या सेवा भाव करेगा? और अब तक हमने देखा कि वो अपने AC रूम से बाहर नहीं निकले, लोगों की सेवा नहीं कर पाए। आप जिस सड़क से आए हैं आज भी आपको टूटी पाई गई, तो कहाँ है स्मार्ट सिटी? सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट लूट हो रही है और पूरा आउटसोर्स कर दिया गया है सब कुछ हमारा यहाँ का, यूपी में, गुजरात में। आप देखते हैं यहाँ पे किस तरह भाईजी पटेल आके IAS ऑफिसर्स की मीटिंग्स लेते हैं, क्योंकि गुजरात थे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या पता वो ISI के एजेंट थे। और भारतीय जनता पार्टी से इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आज तक, ये बहुत बड़ा इल्जाम है मेरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आज जो उनका पहले इनका जो रहा इंचार्ज, मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया इंचार्ज था, जो एक मिलिटेंट पाया गया था, आज जिस तरह से ये किरण भाई पटेल आते हैं कुछ महीने पहले, वो पाए जाते हैं कि वो कोई थे ही नहीं, कहां से आ गए, यहाँ की इंटेलिजेंस को नहीं पता था। इस तरह के फेलियर जब होंगे तो सिक्योरिटी लैप्स होंगे, तो माइनॉरिटी किलिंग्स होंगी। आज हिंदुओं के हितैषी बनने वाले बताएं ना माइनॉरिटी किलिंग्स क्यों हो रही हैं? आज हिंदुओं के हितैषी बनने वाले अभी तक रजौरी वालों को इंसाफ क्यों नहीं दे पाए? आज ये हिंदुओं के हितैषी बनने वाले आज मुझे बताएं कि आज कश्मीरी पंडितों के नाम पे पूरी देश में सत्ता हासिल करने वाले कश्मीरी पंडितों को साथ क्या इंसाफ किया आपने? तो बातें करने में और होने में बहुत फर्क है। यही फर्क हम इनको याद दिलाना चाहते हैं। इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। और जो लोग आज भी कहते हैं कि आएगा मोदी, वो भी घर पे माँ से गाली खाता है कि पुत्र कार चूल्हा बालन आस्ते सिलेंडर मुक्केदाई, तो तू क्या आखा ना कि आएगा मोदी? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और बिजली के जब लाखों में बिल आते हैं तो वो बताना चाहते हैं रविंद्र रैना जी को। एक चीज बताओ, पहले भी तो मीटर लगते थे, वो भी गवर्नमेंट ही लगाती थी, तब भी किसी नहीं, एक बात मुझे बताओ, आपने कभी ऐसा स्मार्ट मीटर में ऐसा क्या है? डिमोनेटाइजेशन आपने देखी, पहली बार भी मोदी जी ने की, उसके बाद 2000 का नोट निकाला। 2000 का नोट खुद ही निकालते हैं, खुद ही बंद कर देते हैं। इन्हीं के हमारे ये निर्मल सिंह जी मंत्री थे PDD विभाग के, और वही मीटर लगवाते हैं पहले। आज वो वाला मीटर उतार के कहते हैं जी ओ बड़ा उदय बड़ा गपला, हाँ ओ खाइया पैसे ते ए रखियो, उसकी रीडिंग कम है, इसकी देखो सीधा 1000 तो उन्होंने प्रीपेड मीटर और लगाते कहाँ है ऊपर चढ़ के, ताकि जो बाकी इन्होंने जहाँ गपले करने हैं वो भी उसमें डाल दी जाए। लाइनमैन नहीं कर सकते, बिल्कुल। और आप एक और चीज देखिए, लाइनमैन भी बहुत परेशान है, उनको खुद अभी तक पक्का नहीं किया गया और उनकी जान चली जाती है, उनको कुछ मिलता नहीं। उनको आज भी जो पैसा देते हैं वो जेईस बेचारे अपनी जेब से देते हैं। बहुत बुरी हालत है यहाँ के सिस्टम की। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कहते हैं डेली वेजर पक्का नहीं होगा। डेली वेजर है कौन? डेली वेजर वो इंसान है जो आपके घर तक बिजली, नाली, पानी पहुंचाने का काम करते हैं। एक दिन डेली वेजर घर बैठ जाए ना, आपके घर पानी नहीं आएगा, आपके घर बिजली नहीं आएगी। आपने डेली वेजर का मजाक बना के रख दिया। ये तो हमेशा से लेबर क्लास है और इसी तरह से लगती आई है। आपने तो कुछ लगाया ही नहीं। आपको क्या पता काम कैसे करेंगे? देश चलाना इतना आसान नहीं है। बातें करनी, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण देना बहुत आसान है।
पर काम करना जमीनी सत्ता पे बहुत मुश्किल है, देश की सेवा करना बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए इनके पास समय नहीं है। धन्यवाद मैम। ये आपने अभी देखा नर्मदा शर्मा, आप पूरे जोशो खरोश से इन्होंने आज हमारे इंटरव्यू में बात की और मुझे लगता है मुझे मौका ही नहीं दिया इन्होंने आज बोलने का, क्योंकि आज ये बड़े जोश में दिखी, क्योंकि इनकी जो घर वापसी हुई है ना, हमें भी अच्छा लगा कि ऐसे विपक्ष में ऐसे लीडर होने चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर की है उसमें विपक्ष का रोल बहुत ही अहम है और इसमें मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस अपना रोल बखूबी निभाएगी। और दूसरी बात, जो ये बात डेली वेजर्स की कर रहे हैं और बाकी नौकरियों की बात कर रहे हैं पीटर्स की, हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को भी मौका मिले, तो फिर ये सवाल हम कांग्रेस से भी करेंगे और शायद उस टाइम विपक्ष में हमारे सामने क्या पता बीजेपी के लीडर हो और वो भी ऐसा ही जवाब दें, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं अमित शर्मा। If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 788 9834 394.